लेकिन हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट संडे कूलम्स लॉ के मुतालिक। हमने पढ़ा था F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R² इसे रिगार्डिंग क्वेश्चन एमसीक्यूज किए हमने। जोन सा है ये के मुतालिक बताया था कि के हमारे पास प्रपोर्शनैलिटी प्रपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। हमने ये बात की थी कि जिसको हम कूलम कांस्टेंट भी कहते हैं और इसकी वैल्यू और इसकी डिपेंडेंस जोन सी थी। डिपेंडेंस हमारे पास किसके इक्वल आई? नेचर नेचर ऑफ मीडियम नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन द चार्जेस। ये मैं रिपीट कर रहा हूं चंद पॉइंट्स। बिटवीन द चार्जेस और उसके बाद सेकंड पॉइंट था सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स हमारे पास इस पे ये डिपेंड करता है कि और इस के का मैग्नीट्यूड बताया था 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर। ये बात थी। फिर क्या वेक्टर फॉर्म्स हमने कर ली थी कि नहीं की? बस इतना सा मुझे बता दीजिएगा। यस आई सर, थिंक सो। वेक्टर फॉर्म हमने कर ली थी। ओके, आपने लिखवाई थी। चले इधर से ही शुरू करते हैं। प्लीज देखिएगा, वेक्टर फॉर्म से ही हम लोग शुरू करेंगे। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक हमारा वेक्टर्स वेक्टर्स फॉर्म से। थैंक यू सो मच बेटा, आप लोगों का शुक्रिया। मैंने माइक ऑन रख दी है आप लोगों के। आप क्वेश्चन जितने मर्जी साथ साथ कर सकते हैं मेरे साथ, लेकिन पहले समझना है। हमने पहला पॉइंट बताया वेक्टर फॉर्म करने से पहले, ये एक म्यूचुअल म्यूचुअल हमारे पास फोर्स है। इट इज अ म्यूचुअल फोर्स। ठीक है। मीन एक्ट ऑन बोथ चार्ज, दैट इज हमारे पास एक्ट्स ऑन बोथ चार्जेस। अब अगला पॉइंट लिखेंगे हम लोग के ये हमारे पास एक्ट अलोंग द एक्ट्स अलोंग along the line joining the charges। ज्वाइनिंग साथ साथ लिखते जाइएगा प्लीज। द चार्जेस। फिर हमने ये बात कही थी कि इक्वल होती है एंड अ फोर्स इक्वल। तीसरा पॉइंट लिखा था इक्वल होती है इक्वल एंड ऑपोजिट हमारे पास फोर्सेस। मीन मेरे बच्चों, यहां पे हमारे पास ये F21 ये इक्वल होगी -F12 के। ठीक है। अब
इसके बाद पॉइंट था हमारे पास, ये इन अकॉर्डेंस विद न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी ये न्यूटन न्यूटन हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये जो फोर्स है इन अकॉर्डिंग विद न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये पॉइंट भी आप लोगों ने अपने माइंड में प्लग रखने हैं। अब मेरे बच्चों, हम लोग बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की और फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं भले बनाऊंगा, ये एक क्वेश्चन है और एमडी कैट में इसके हवाले से कैसा सवाल बनेगा। सपोज कर ले, एक चार्ज ये है हमारे पास, एक चार्ज हमारे पास ये है, और एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है। लेट सपोज कर लें ये हमारे पास हो 4 माइक्रो कूलम, ये Q1 हो जाए। ये सपोज कर लें Q1 कर दें 1 माइक्रो कूलम, और इसको कर दें Q3, इसको Q2 कर देते हैं, Q2, और इसको Q हमारे पास 3, ये कर देते हैं 3 माइक्रो कूलम, और एक चार्ज लेते हैं Q4, ये हम ले लेते हैं 8 माइक्रो कूलम। अब की बार ये हमारे पास कुछ इस तरह का स्क्वायर हो, यानी ऐसा हमारे पास स्क्वायर है। तो अब मैं कहता हूं कि इफ चार्जेस आर प्लेस एट कॉर्नर ऑफ स्क्वायर, ये चार चार्जेस एक स्क्वायर में पड़े हैं जो कि मैंने इस फिग में दिखा दिए। अब देन, अब सवाल क्या है कि फोर्स हमारे पास मैक्सिमम किन के दरमियान होगी। तो याद रखें मेरे बच्चों कि जिस जिन चार्जेस का प्रोडक्ट सबसे ज्यादा होगा उनके दरमियान फोर्स भी ज्यादा होगी। और अगर ऑप्शन यूं बने हो, ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए, बी, हमारे पास सी और डी, और ऑप्शन में पहला कह दे Q1 एंड Q2 है, दूसरा कह दे बीटा Q2 एंड Q3 है, चार्ली कह दे Q3 एंड Q4 है, और डेल्टा कह दे Q1 एंड Q हमारे पास 4। तो मैं आपको सिंपली एक बात बताई कि जिन चार्जेस का प्रोडक्ट सबसे ज्यादा, अब देखें ये, अगर इधर हम लोग देखें, इन दोनों को डायगोनल में भी देख लेना, वैसे भी देख लेना। अब ये देखें कि अगर मेरे पास यहां पे, अगर मैं इन दोनों 1 और 4 को देखूं तो प्रोडक्ट आ गया 8। अगर 4 और 3 को देखूं तो प्रोडक्ट आ गया 24। और अगर मैं इसको देखूं 3 और 2 को तो प्रोडक्ट आ गया 12। अगर 1 और 2 को देखूं तो प्रोडक्ट आ गया 4। तो अगर 2 और 4 को देखूं तो 32। तो इसका मतलब यहां पे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास चार्ली होगा, कि हमारे पास जिन चार्जेस का प्रोडक्ट सबसे ज्यादा होता है फोर्स भी मैक्सिमम उधर होगी। होप सो ये आपको
क्वेश्चन समझ लग गया है। एक और सवाल करते हैं इसी से रिगार्डिंग, हम लोग इसको अच्छे तरीके से देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास कुछ यूं आएगा, बाजुकात ये क्वेश्चन कहता है, थोड़ा सा आप लोगों ने कॉमन सेंस से चलना है कि थ्री इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस, ये इक्वल भी हैं और सिमिलर चार्जेस हैं, प्लेस कर देते हैं कि ये हमारे पास Q1 कर दें, इधर Q2 कर देते हैं और इधर Q3 कर देते हैं, लेकिन चार्ज तो हम कह देते हैं इक्वल और सिमिलर चार्जेस। कैसे? ये बना लेते हैं, एक चार्ज यहाँ पे है मुन्ना सा, एक यहाँ पे है चुन्ना सा, और एक ही ये इधर है, और एक हमारे पास ये तीन चार्जेस है। अब हमने कहा एट द कॉर्नर ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइएंगल दिखाया गया, तो देन हम लोगों ने पूछा जाए रिजल्टेंट, सवाल में पूछा जाए रिजल्टेंट, हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स ऑन, फोर्स ऑन क्यू इज एक्टिंग अलोंग, क्यू एक्टिंग अलोंग, ठीक है। क्यू वन की कह दें जिसको मैंने, या Q2 की कह दें, इनको नाम दे दिया ना क्यू, अब मैं Q2 कर लेता हूं। हम लोग देखते हैं Q2 की अलोंग कहां पे होगी। और आपके पास बेटा ऑप्शन, इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन को समझे, मैंने कहा थ्री इक्वल एंड सिमिलर चार्ज आर प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइएंगल, देन रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q2। अब मैं Q2 को ले गया हूं, तो ऑप्शन आपके पास इस तरह आए, ए, और वो ए ऑप्शन हो कि टूवर्ड, हमारे पास क्या आ जाएगा, टूवर्ड्स राइट। अब देखें, इस तरह के सवाल बड़ा मैटर करते हैं, और बीटा ऑप्शन हमारे पास टूवर्ड लेफ्ट, टू वर्ल्ड्स हमारे पास लेफ्ट साइड पे, और चार्ली ऑप्शन अगर देखें तो अपवर्ड, अपवर्ड्स आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, और डेल्टा ऑप्शन देखें तो वो कह दे डाउन हमारे पास वर्ड्स। अब गौर से बात समझिएगा, देखें हम लोगों ने क्या करना है, इसको फाइंड कैसे किया जा सकता है, जरा मैं इसको अच्छे तरीके से समझा दूं। हमारे पास ना दो बातें याद रखें कि अगर मैंने इस चार्ज की बात की, अगर मैं Q2 और 3 की बात करूं, तो इसकी डायरेक्शन ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ चार्जेस होती है, और इसकी बात करूं ये Q1 और 2 की, तो ये इसकी डायरेक्शन होगी, ये वाली डायरेक्शन। अब यार यहाँ पे ये जरा देखिएगा प्लीज, इस तरह के सवाल बड़े इंटरेस्टिंग से होते हैं। और यह की हो गया। अच्छा, ये देखें, अब यहां पे हम देखेंगे कि इसके कंपोनेंट बनाते हैं, ये ऐसे कंपोनेंट, इधर फोर्स, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन है, अगर Q1 2 की तरफ आ रही है तो ये डायरेक्शन, Q3 2 की तरफ आ रही है तो ये डायरेक्शन। तो अगर मैं इसके कंपोनेंट बनाऊं तो ये हमारे पास इस तरह से कंपोनेंट बन जाएंगे। याद रखें, अब आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले फोर्स को उनके कंपोनेंट में रिजॉल्व किया जाता है, और फिर देखें आप लोग कौन से
कंपोनेंट ऐड होते हैं और कौन से कंपोनेंट कैंसल होते हैं? कौन से कंपोनेंट ऐड होते हैं और कौन से कंपोनेंट हमारे पास कैंसल होंगे? अब देखें, अब मैंने तो ये लाइन लिखी, ये मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्ज। फोर्स हमेशा हमेशा चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग होती है। और याद रखें, कंपोनेंट बनाने के लिए एंगल के सामने वाले कंपोनेंट के साथ साइन और दूसरे के साथ कॉज लगाया जाता है। बात सुनिएगा, बड़ी अहम सी है। सामने वाले के साथ साइन, ये एंगल के यहां पे अगर एंगल बन रहा है तो ये वाला, ये बात सुनिएगा प्लीज, यहां पे साइन होता है और इधर हमारे पास साइन और दूसरा यहां पे कॉस। एंगल के सम, ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो कि शुरू में ही अगर अपने माइंड में प्लग कर ले तो आपको इजीली समझ लग जाएगी। अब मेरी बात सुनिएगा, मैंने कहा कि ये फोर्सेस की डायरेक्शन है, ये Q1 2 की तरफ आया तो ये डायरेक्शन, और ये हमारे पास ये डायरेक्शन। अब देखें, इसके अलोंग हॉरिजेंटल जो कंपोनेंट है, ये देखें यहां से ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट एक दूसरे के ये ऑपोजिट हो जाते हैं, ये इसका हमारे पास और ये इसका कैंसल हो जाते हैं। और जो फोर्स का कंपोनेंट है, फोर्स का कंपोनेंट वो कौन सा होगा? वर्टिकल, अपवर्ड। तो इसका मुख्तसर सा आंसर इस तरह के क्वेश्चन के लिए, हॉरिजेंटल कंपोनेंट कैंसल एंड वर्टिकल कंपोनेंट एडेड, सो हमारे पास रिजल्टेंट ऑन Q2 चार्ज अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ होगा। इस तरह के बहुत कम चांसेस होते हैं सवाल आने के, लेकिन मैंने जो जो बातें की कि आप लोगों को इस तरह का जब भी सवाल आएगा तो सबसे पहले कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस हम लोग रिजॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे कि कौन से ऐड हो रहे हैं और कौन से हमारे पास जो उनसे हैं कैंसल हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमने कहा कि इस फोर्स को ये मिला दिया, इसको इस तरह, तो इसके परपेंडिकुलर देखें तो अब देखिए ना, तो हम लोगों ने ये आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो कंपोनेंट भी ऊपर की तरफ जाएंगे वर्टिकल, ठीक है, और हॉरिजेंटल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसल कर देते हैं। तो इस तरह का बहुत कम, एक ही दफा ये सवाल आया हुआ है तो मैंने ये जल्दी जल्दी से आपको बता दिया, सिर्फ एक एक दफा ये आया है और इसका आंसर था अप वर्ड। एक और सवाल करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। एक्सक्यूज एक मी और सर। क्वेश्चन। जी जी। सर ये आप काइंडली दोबारा समझा देंगे कि कॉस कॉस से कैंसिल कैसे हुआ है और साइन क्यों नहीं हुआ? देखे ना, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, कंपोनेंट जब बनाए तो आपको मैंने एक पॉइंट कहा कि एंगल के सामने वाले कंपोनेंट के साथ आता है साइन और दूसरा जो सा है ये कॉस, इधर कॉस आ जाए। अब यहां पे इस तरफ जो हॉरिजेंटल है, अगर मैं चार्जेस को ही देखूं तो मुझे ये बताएं कि क्या हॉरिजेंटल इस चार्जेस की फोर्स लगेगी? नहीं लगेगी। इधर से ही मतलब जाहिर हो जाता है कि एक लाइन ज्वाइनिंग फोर्स है Q2 पे, इस तरफ ऊपर की तरफ है, इस तरफ भी ऊपर की तरफ, तो हम लोग ये आंसर इधर से ही बता सकें, अपवर्ड, अपवर्ड फोर्स। लेकिन मैंने एहतियाती तौर पर साइन और कॉस को भी बता दिया, ठीक है। आप इस क्वेश्चन में यही बताएं। मैं, मेरी एक बात बता, आपको एक आदमी धक्का देता है तो आप मुझे कैसे बताओगे सर जी एने मेनू धक्का देता है? ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ शोधा जया मेरा पुत्र, ये एक प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा Q2 खड़ा है, Q1 ने भी इस तरफ फोर्स लगाई तो ऊपर की तरफ है, ठीक है, और
Q3 ने 2 को लगाई तो वो भी ऊपर की तरफ है, और हमने एहतियाती तौर पे कंपोनेंट बना दिए, तो कह दिया कि ये साइन, क्योंकि साइन कंपोनेंट इफेक्टिव कंपोनेंट है और किस तरफ फोर्स लग रही है, अपवर्ड। ये तो बाय नेम से भी जाहिर हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन में। सर, सो जी 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 सर ये जो Q2 पे फोर्स लग रही है ये बाय Q1 एंड Q3 है? जी जी बेटा, ओके। अगर हमारे पास 4 कूलम चार्ज है, ठीक है, और 6 कूलम हमारे पास चार्ज है, ठीक है, इफ 4 कूलम चार्ज एंड 6 कूलम चार्जेस, ये क्वेश्चन मैं इसलिए ज्यादा करवा रहा हूं कि हमें प्रैक्टिस से पता चलेगा चार्जेस, अगर ये प्लेस्ड हो, प्लेस्ड नियर, नियर टू ईच अदर, ठीक है, नियर टू ईच अदर, ये क्वेश्चन आ जाए, देन द रेशो, रेशो ऑफ फोर्स, ऐसा सवाल आ जाए, रेशो ऑफ फोर्स एक्टिंग, एक्टिंग ऑन द चार्जेस, चार्जेस विल बी, और इतनी लंबी नहीं मैं लिखता, छोटी छोटी स्टेटमेंट लिखी। ऑप्शन अल्फा आ जाए आपके पास 3:2, बीटा आ जाए 2:3, चार्ली आ जाए 4:1, डेल्टा आ जाए 1:1। तो क्या ऑप्शन होगा बच्चों? सर 1:1। डेल्टा। डेल्टा डेल्टा। 1:1। वन डेल्टा, यस सर। रेशो वन, शाबाश। इसका मतलब जाग रहे हैं, मीन हमें मालूम है कि हम लोगों ने ये बात पढ़ी है कि वो चार्जेस पे फोर्स, म्यूचुअल एक होती है। चार्ज कम हो ज्यादा हो, एक म्यूचुअल फोर्स है। ये नहीं, मैंने तो तीनों पॉइंट्स लिखे ऊपर आज के, उन तीनों पॉइंट से रिगार्डिंग आपको एमसीक्यूज समझाए हैं। अब आगे चलते हैं। आज इफेक्ट ऑफ मीडियम, तवज्जो से बात सुनिएगा। सर, इफेक्ट जी बेटा। सर जो आपने पहले एग्जाम्पल समझाई है जिसमें आपने स्केयर बनाया है फोर चार्जेस का, तो आपने उसमें हम्म। कहा है कि हम डायगोनल में भी देख लेते हैं कि मैग्नीट्यूड किसकी ज्यादा हो रही है। जी बिल्कुल। तो Q2 और Q4 की ज्यादा हो रही है, लेकिन चार्ली में जो ऑप्शन लगाया है हमने वो तो Q3 और Q4 अच्छा, का क्यू है। 2 और 4, और 2 और 4, ओके ओके, 2 और 4, मेरे से गलती भी हो सकती है ना, लिखा मैंने तो अपने जहन से। जी अच्छा हुआ, शाबाश बेटे, शाबाश बेटे, समझा मैंने ठीक दिया था, ठीक है, और वो ऑप्शन लिखने में गलती होगी। ओके। जी सर लेकिन अगर सर, एक कोई पेपर में बात। सवाल दिया हुआ हो, हम्म जैसे यहाँ पे आपने Q3 और Q4 ही लिखा हुआ था, ठीक है, हम्म। और वो यही चार ऑप्शन दे दे और यही सेम टू सेम सवाल हो, तो हमें यही सी ऑप्शन लगाना चाहिए, क्योंकि इन चारों नहीं 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 ऑप्शंस में नहीं तो नहीं 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 बेटा, जिस इन ऑप्शन में जिसका प्रोडक्ट सबसे ज्यादा है, ये मैक्सिमम तो होगा। बेटिया ने, ठीक। हाँ, क्लियर है ये बात? यस सर, क्लियर है। ओके, गुड, एक्सीलेंट माय सन, एक्सीलेंट एक्सीलेंट यार, बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के साथ ये चीज। अच्छा जी, इफेक्ट ऑफ मीडियम, यानी प्रेजेंस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक इंसुलेटर हम लोग रखने लगे हैं। देखो, जो है गौर से बात सुननी है, और यहाँ पे चार, ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, 2 पॉइंट चार्ज के दरमियान अगर इंसुलेटर रख दें तो, इंसुलेटर जोन सा है, ये जोन सा है रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। तो देखें कि हमें ये बात आप लोगों ने एफएससी में पढ़ी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अच्छा, यहां पे अगर हम इंट्रोड्यूस करवा लें ये, तो ये फोर्स हमारे पास किसके इक्वल आ गई? F ओवर रिलेटिव परमिटिविटी। अब पहला पॉइंट, यहां पे एप्सिलॉन आर को हम लोग क्या क्या कहते हैं? नंबर वन, एक बात ये लिख देते हैं कि इसको रिलेटिव, हम लोग अब डिफरेंट नाम भी याद रखने हैं। रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी हमारे पास आ जाएगी। दूसरा, हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा। तीसरा, डाई इलेक्ट्रिक, इसको डाई इलेक्ट्रिक हम लोग कॉफिशेंट, कॉफिशेंट भी बोलते हैं। डाई इलेक्ट्रिक कॉफिशेंट भी बोलते हैं। अब पहला पॉइंट तो हो गया, लेकिन यहां पे रिलेटिव परमिटिविटी, ये कांस्टेंट तो है, ये हमें मालूम है कि कांस्टेंट है, और ये डिफरेंट मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू भी डिफरेंट होती है। सबसे पहला पॉइंट, इससे रिगार्डिंग रिलेटिव परमिटिविटी, ऑलवेज हमारे पास ग्रेटर, ग्रेटर, पहला पॉइंट ग्रेटर देन 1 होती है। दूसरा पॉइंट, कभी नो नेगेटिव, कभी नेगेटिव नहीं होती, ऑलवेज हमारे पास ये पॉजिटिव होगी। और फिर हमें पता है कि फॉर एयर के लिए, फॉर एयर के लिए, यार ये लाइन क्यों आप लोग ऐसा करते हैं? थोड़ा सा लिखने देना। फॉर एयर के लिए, या फिर मेरे से ऐसा लिखा जा रहा है? अच्छा खैर, फॉर एयर के लिए इसकी वैल्यू होती है 1.006। फॉर हमारे पास वाटर के लिए इसकी वैल्यू होती है जो 78.6, अप्रोक्सीमेटली 80। फॉर हमारे पास, फॉर मेटल्स के लिए, यानी मेटल्स, मेटल्स के लिए रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू इनफिनिटी होती है। याद रखें एक अहम पॉइंट, ये रिलेटिव परमिटिविटी एक रेशो है जो किसके दरमियान है? एफ और एफ प्राइम के दरमियान। यानी हम लोगों ने ये एफ किस में है? वैक्यूम में। एफ किस में है? मीडियम में। मींस अगला पॉइंट, अरे भाई इसका नो यूनिट, नो यूनिट, भाई इसकी नो डायमेंशन, नो यूनिट, नो डायमेंशन, नो नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, और ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1। डिफरेंट मटेरियल की डिफरेंट होती है। आपके
आपकी बुक में लेफ्ट साइड पे ये टेबल भी बना हुआ है, जिसमें ग्लास की आई थिंक सो 5 to 10 होती है, जिसमें आई थिंक सो रबड़ की 3 होती है, और जिसमें ट्रांसफार्मर ऑयल की 2 होती है। ट्रांसफार्मर ऑयल ज़रूर अपने ध्यान में रखिएगा। बाकी ये जो मोस्ट कॉमनली यूज होने वाली हैं मैंने बता दिया, ये चीजें अपने माइंड में रखें। तो होता क्या है कि जब भी हम लोग डाई इलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, when we introduce dielectric between the charges, the electric force reduce by factor epsilon r, फोर्स रिड्यूस हो जाती है। यानी हमारे पास फोर्स जोन सी है रिड्यूस हो जाती है, और हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स ई, इलेक्ट्रिक फोर्स जब डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करवाया लेस देन एफ हो जाएगी। ये एफ प्राइम ई ये कब है? with the presence of dielectric, this is decreases by factor हमारे पास एप्सिलॉन आर, और ये हमारे पास जोन सा है एफ ई बिकम क्या हो जाता है 1 relative पर। और अगर बेटा बच्चों यहां पे एक अहम बात याद रखिएगा कि 3 बातें अक्सर औकात के लिए मैंने यहां पे लिखी भी हैं, लेकिन मैं फिर आपको ये बात बताने लगा हूं कि रिलेटिव, ये छोटे छोटे से पॉइंट हैं। रिलेटिव परमिटिविटी, ये मैं एक शॉर्टकट फॉर्म ग्रेटर आर इक्वल टू 1 मैं इधर ही बना लेता हूं। अब पहला पॉइंट यहां पे लिखूंगा कि रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल 1 के कब होती है? वैक्यूम में, याद रखें, जर्नली वैक्यूम में। और उसके बाद हमारे पास सेकंड आ जाएगा कि रिलेटिव परमिटिविटी ग्रेटर देन 1 किसके होती है? फॉर अदर जोन सा है, फॉर हमारे पास अदर हम मटीरियल मीडियम, अदर मीडियम के लिए। और रिलेटिव परमिटिविटी तीसरा पॉइंट या कंक्लूजन, रिलेटिव परमिटिविटी हमारे पास तीसरा पॉइंट इन्फिनिटी किसके लिए होती है? मैंने बताया मेटल के लिए। और मैंने लास्ट पॉइंट जो लिखा वो ये लिखा कि क्या रिलेटिव परमिटिविटी लेस देन 1 हो सकती है? मैंने कहा नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन ही नहीं है। और मैंने लास्ट पे लिखा कि क्या रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल टू नेगेटिव, तो ये भी नॉट पॉसिबल है, ये भी नॉट पॉसिबल है। अच्छा, यहां पे ये एक और एक इंटरेस्टिंग सा पॉइंट आप लोगों ने गेन करना है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। देखें, हम लोगों ने जो परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, मैं एक फिक्रा लिखने लगा हूं, ये देखिएगा। परमिटिविटी अल्लाह ओ पाए ना करो यार। पर फिर इस तरह ना मुझे माइक बंद करने पड़ेंगे और आपका नुकसान होता है। परमी ਛੱਡ ਦਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਉਹ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ ਮੋੜੀਏ ਨਾ ਉਹ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ है। ठीक है, फिर उसको ना लगामे खींचना पड़ती है। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, इंसान के बच्चे बने। परमिटिविटी ऑफ मीडियम, अब यहां पे देखिए ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम,
ये एक रिलेशन होता है, मैं आपको बताने लगा हूं, सी ऑफ मीडियम। ये किसके इक्वल होता है? रिलेटिव परमिटिविटी और एप्सिला नॉट के। ठीक है, ये इसके इक्वल होता है, ये भी अपने जहन में प्लग रखिएगा। ठीक है। अब यहां पे आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, बहुत अहम, कि वो ये भी एमसीक्यूज नोट कर लें अपने जहन में, विद हमारे पास increase temperature, with increased temperature relative permittivity डिक्रीज होती है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, relative permittivity decrease when we increase the temperature, relative permittivity decrease होती है। मीडियम में देखो ना, ये मैंने क्यों लिखा, परमिटिविटी या फ्री स्पेस तो रहेगी, हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो परमिटिविटी या मीडियम किसका मिक्सचर होता है? दोनों का। और इधर से आप लोग ये भी निकाल सकते हैं, ये रिलेटिव परमिटिविटी, ये सी ई ऑफ मीडियम, ये आ जाएगी ई ऑफ मीडियम ओवर एप्सिलॉ नॉट। लेकिन एक्चुअली ये फॉर्म अपने माइंड में जरूर पलग रखिएगा। तो मेरे बच्चों, मैंने कूलम्स लॉ के मुतल्लिक चंद एक पॉइंट्स बताए। अब मैं दो चार सर एमसीक्यू। जी जी। सर ये जो आपने नोट बताया ये रिपीट कर दें प्लीज। कौन सा? ये मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आप जोन सा है, सपोज कर लें टेफलॉन रखते हैं दो चार्जेस के दरमियान, तो आप देखें कि क्या, या ग्लास, या मीका, या ग्रेसरीन, या कोई अमोनिया, ठीक है, ये रख देते हैं दो चार्जेस के दरमियान, या वाटर। तो अब मुझे ये बताएं कि मुझे, जब मैंने उन सब का टेम्परेचर बढ़ा दूंगा, पानी का टेम्परेचर बढ़ा दूंगा, तो रिलेटिव परमिटिविटी जो उसकी पानी की, जैसे मैंने लिखा 78.5, अप्रोक्सीमेटली 80 है, तो जो इनके दरमियान पानी की कॉसिव फोर्सेस है, मोलिकुलर फोर्सेस हैं, वो रिड्यूस नहीं हो जाती। तो ये फिक्रा ये है। या जैसे मेरे पास पहले जो सा इसके दरमियान मीका है, या मेरे पास, अब छोड़ें, तार है, लुक है, दो चार्जेस के दरमियान रख दी, उसको मैंने टेम्परेचर लुक का इंक्रीज कर दिया, अब वो, उसकी विस्कोसिटी कम होगी, लेयर ब्रीक होगी, तो इसका मतलब क्या वो ही उसकी वैल्यू रहेगी रिलेटिव परमिटिविटी की? नहीं, डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके। यस सर। ओके फाइन, थैंक यू। अच्छा, तो देखें बेटा, मैं ना क्वेश्चन करूंगा इस कूलम लॉ के हवाले से कुछ। एक जो एमडी कैट में एक दफा आया था, ये प्रीवियस एमडी कैट का क्वेश्चन है। अब एक ना, मुझे आप लोगों से शिकवा ये है कि कहते हैं ठीक है, मेरे तो बाकी एक लेक्चर मिस था, तो मैंने कहा मैं डबल लेक्चर लूंगा। लेकिन अगर तो पढ़ना है ना आप लोगों ने डिटेल, जैसे मैंने शुरू किया, हम ऐसे ही कर सकते हैं, एक सवाल कम कर दें, इस तरह प्रैक्टिस कम से कम करवाएंगे तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर प्रैक्टिस करवाई जाए उतनी जितनी, ऐसे मैंने ये क्वेश्चन एमडी कैट में 2017 में आया था, ये सवाल जो मैं अभी करवाने लगा हूं, तो मैं लिखने लगा हूं द कूलम फोर्स। अब टॉपिक तो मेरा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अगर हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि कैसे कैसे सवाल बनते हैं? एक्चुअली मकसद होता है सवाल। द कूलम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, ये इस तरह का सवाल आया हुआ था। ये कूलम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1
1 कूलम, एंड हमारे पास Q2 जोन सी है ये कितनी फोर्स है Q2 हम लोगों ने फाइंड करनी है। Q2 इज 1 न्यूटन फोर्स। द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, डिस्टेंस दिया जा गया था, मुझे जहां तक याद है, 1 मिनट, डिस्टेंस चार्जेस के दरमियान, चार्जेस के दरमियान, अरे किबला ना करें ना करें, आपको भी पता है कहीं खारिश हो रही है तो कैस्टीन खा लें, लेकिन प्लीज 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 मेरे फ्लो को ना छेड़ें, ना छेड़ मलंगानू। इज हमारे पास 3 मीटर था, और व्हाट इज, ये सवाल ऐसे आया था, व्हाट इज, आप लोगों ने मुझे आंसर बता देना है, द चार्ज Q2, Q2 पे चार्ज कितना है। तो ऑप्शन मैं लिखूंगा ए, डायरेक्ट 1 × 10⁻⁹ बीटा था, आप लोग जल्दी जल्दी से सॉल्व कर लें, 10⁹ चार्ली था 2 × 10⁻, आई थिंक सो 9 था, और डेल्टा था, डेल्टा था हमारे पास 4 × 10⁻⁹ तो बेटा मैंने कहा द कूलम फोर्स बिटवीन द चार्जेस Q1 1 कूलम एंड Q2 इज 1 न्यूटन, द डिस्टेंस चार्जेस इज 3 मीटर, व्हाट इज Q2। तो मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ, F = K Q1 Q2, और यहाँ पे इसको माइनस कर लें, इसको प्लस कर दें, ठीक है। अब आप ऑप्शन जल्दी से ढूंढ के बता सकते हैं, और क्या आएगा अल्फा ऑप्शन। सॉल्यूशन सर इसकी। सर ए अल्फा। ऑप्शन ऑप्शन, नंबर ए, अल्फा ऑप्शन ऑप्शन ए नंबर ए अल्फा, आएगा। अल्फा। अल्फा सर। गुड गुड गुड। तो सॉल्यूशन के लिए डायरेक्ट, माय डियर स्टूडेंट, Q2 इज इक्वल टू, और किबला ना कर, Q2 इज इक्वल टू F r² / K Q1। शाबाश शाबाश। फिर इसी तरह एक आध और सवाल जो आया था, कुछ हम एक्स्ट्रा भी करेंगे कि हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ही आने चाहिए। एक सवाल आप लोगों से करवाने लगा हूं, क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करेंगे कि ये व्हेन हमारे पास 10⁻14, 10⁻14 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन्स री आर रिमूव्ड किए। सवाल को जरा समझिएगा, जब तक सवाल समझ नहीं लगेगी आपको पता नहीं चलेगा। फ्रॉम, फ्रॉम न्यूट्रल, न्यूट्रल हमारे पास मेटल, मेटल सरफेस से, कुछ प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस जरूर करें। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चार्ज ऑन स्फेयर, देन हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चार्ज ऑन स्फेयर, चार्ज ऑन स्फेयर। शाबाश, प्यारे प्यारे से ना नोट्स बनाएं। गुड। ऑप्शन ए अल्फा, सपोज कर लें +10⁻16 माइक्रोकूलम। ऑप्शन बीटा आपके पास -16 माइक्रोकूलम। ऑप्शन चार्ली आपके पास 6.25 10⁻18 कूलम। और ऑप्शन डेल्टा हमारे पास 6 जी बेटा बताएं, 6.25 10⁻4 कूलम। जी
सर अल्फा ऑप्शन। अल्फा ऑप्शन होगा? कैसे? क्योंकि Q इज इक्वल टू एन ई के फॉर्मूला से अगर हम उसमें एन शाबाश, नंबर ऑफ। गुड माय बॉय। Q इज इक्वल टू एन ई के फॉर्मूला से हम लोग करेंगे। ठीक है, शाबाश 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 बेटा। Q इज इक्वल टू एन ई। एक लास्ट क्वेश्चन करने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। ओके, ठीक है। ओका क्यों? ठीक है। और ये क्वेश्चन अगर आप लोग कर गए, ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट असाइनमेंट है। गुड माइंड। एक चार्ज है, एक हमारे पास चार्ज है, एक चार्ज Q इज डिवाइडेड डिवाइडेड इनटू, ये बेटा आप लोगों के लिए है, टू पार्ट्स। टू पार्ट्स में ऑफ मैग्नीट्यूड मुश्किल थोड़ा सा है लेकिन नामुमकिन नहीं है। Q एंड Q माइनस Q। अब वट वट इज रेशो रेशो Q एंड Q so that the force, शाबाश शाबाश, between two parts place, ये अगर कर गए ना तो समझें कि आप लोगों का ये कूलम लॉ ऑलमोस्ट पूरा है। एट द गिवन डिस्टेंसेस मैक्सिमम, ऑप्शन हमारे पास होगा अल्फा रेशो होगी 1:2, बीटा होगी 2:1, चार्ली होगी हमारे पास 1:4, डेल्टा होगा 4:1। चलें जी बच्चों, बताएं। हिंट हिंट मैं दे देता हूं, ये देखें हिंट। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R²। और इधर से सिर्फ ये हिंट ही है कि एफ ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 एंड Q2। हाँ जी, तो मुझे करवाना पड़ेगा। सर डेल्टा ऑप्शन। नहीं। सर सी लग रहा है। हम्म। बीटा। अब कोई रह तो गया नहीं, बीटा ही बचेगा। सर बीटा। बीटा बचेगा, रह तो गया ही कोई नहीं है, और बीटा ही बचना है। ठीक है, तो बीटा ही ऑप्शन है। तो बीटा कैसे आता है मैं आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। यार ये रिलेशन जोन सा है, ये रिलेशन, दिस रिलेशन हमारे पास है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस मैक्सिमम व्हेन देयर प्रोडक्ट। मैं लिख देता हूं ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो इस तरह के सवाल। यानी हम लोग कह सकते हैं कि फोर्स मैक्सिमम कब होती है? फोर्स मैक्सिमम जब हमारे पास व्हेन प्रोडक्ट प्रोडक्ट, ये बात पहले भी बताया, चार्जेस मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम होगी।
अब हम लोगों ने देखा कि हमारे पास क्या है कि अंडर द गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या थी? Q1 इज इक्वल टू Q और Q2 इज इक्वल टू Q माइनस Q। ये ऊपर कंडीशन जो कंडीशन है गिवन है। अब देखें, लेट कर ले फॉर हमारे पास Q1 Q2 के बराबर, मींस हम लोग यहां पे लिख लेते हैं Q माइनस Q। और अब ये दूसरी तरफ गया, कैपिटल Q किसके इक्वल आएगा? Q प्लस Q। और ये क्या बन जाएगा? 2Q और Q के इक्वल। इस तरह हम लोगों के पास Q बाय Q किसके इक्वल आ जाएगा? 2:1 के इक्वल। तो 2:1 हमारे पास आंसर होगा। ओके। जी जी, सलाम, हेलो। हेलो बेटा, वो किधर गए हैं? जी सर। आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस। ओके। यस सर। अच्छा, अब हम अपना टॉपिक नेक्स्ट शुरू करेंगे। अगर अगले हफ्ते अगर टेस्ट भी आता है ना, तो मेरे बच्चों, आप लोगों ने यही दो जितना पढ़ा होगा इससे रिगार्डिंग, मैं कहता हूं कि वो टेस्ट जितना पढ़े हम लोग उसमें से ही हमारी तैयारी अच्छी हो, और हम लोग देखें कि हमारे पास सारे के सारा जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो, और फिर ही हम आगे बढ़े। तो अब आगे बात करते हैं आज का टॉपिक। अभी कूलम ला देखे, सर 3 संडे लगाए हैं फिर कंप्लीट हुआ है। कंप्लीट तो अभी भी नहीं, अगर मैं इधर क्वेश्चन करना शुरू हो जाऊं तो शायद ही खत्म ना हो। जी। सर ये जो ऊपर हमने क्वेश्चन किया है इसमें Q1 और Q2 को इक्वल क्यों लिया है? मैक्सिमम है ना, दोनों का प्रोडक्ट जो उनसे है मैक्सिमम ही आते हैं ना। हमारे पास चार्ज ही एक है, और दोनों के इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। यस सर। ठीक है। यस। जी, ये भी सवाल आया हुआ है इसलिए बता रहा हूं। जी बेटे, अगला टॉपिक है, जरा इसको डिटेल से बात करते हैं। फील्ड ऑफ फोर्स, फील्ड ऑफ फोर्स। आप भी कहेंगे सर की स्पीड स्लो है, लेकिन इससे कोई मैटर नहीं करता कि स्लो है कि ज्यादा है। आपने वो तरीका आपने सीखना है सब कुछ। सबसे पहले मैं डिफाइन करता हूं कि मुझे, आप सभी बच्चों को भी इल्म होना चाहिए कि फील्ड किसे कहते हैं। ठीक है। फील्ड, फील्ड कहते हैं द स्पेस, द हमारे पास स्पेस अराउंड फिजिकल, फिजिकल हमारे पास क्वांटिटीज, द स्पेस अराउंड फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, इज कॉल्ड हमारे पास फील्ड। ओके, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी में हम लोगों ने देखा कि दो तरह की जोन सी है नेचर होती हैं। एक होती है स्केलर फील्ड, आ जाएगा स्केलर, हमारे पास फील्ड आ जाएगा। एक आएगा हमारे पास, इधर लिख लेते हैं यार, वेक्टर फील्ड। ठीक है, ये ना, आप सही बात है, तंग करते हैं फिर। वेक्टर हमारे पास फील्ड, फिर इस तरह रिस्ट्रिक्शन लगा के पढ़ाने का मजा नहीं आएगा, मैं ही बोलता रहूंगा, पता नहीं क्वेश्चन जैसे आप फौरन मुझे बोलते हैं ना, ये आप लोगों को नुकसान। मैं जो एक रेगुलर रिपीटर सेशन पढ़ा रहा हूँ, यकीन माने ऐसे स्मूथ चल रहा होता है। और आप लोग सही इस तरह के काम करते हैं तो डिस्टरबेंस होती है। सो काइंडली प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, इसको चाहे हम्बल समझे, जो मर्जी समझे, काइंडली प्लीज। अब मैंने कहा, यहां से ही नाम से ही जाहिर हो गया कि स्केलर फील्ड। तो द स्पेस अराउंड स्केलर क्वांटिटी, द स्पेस स्पेस अराउंड हमारे पास स्केलर quantities in which every point have no direction। जैसे हमारे पास टेम्परेचर का फील्ड, टेम्परेचर फील्ड आ गया। जैसे हमारे पास प्रेशर फील्ड आ गया। और इसी तरह जब हम लोग बात करेंगे वेक्टर फील्ड की, तो ये द स्पेस हमारे पास अराउंड। अब वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर्स क्वांटिटीज इन विच every point, every point, in which every point have direction, direction। जिस तरह आपके पास इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, जैसे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ गया, और जैसे आपके पास ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल हमारे पास फील्ड आ जाएगा। अब देखें ना, इधर से डेफिनेशन बनती है ग्रेविटेशन फील्ड की, द स्पेस अराउंड अर्थ इन विच ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी। इसी तरह ही हमारे पास इलेक्ट्रिक की, द स्पेस अराउंड इलेक्ट्रिक चार्ज हैव एबिलिटी टू अट्रैक्ट और रिपेल अदर चार्ज। ये हमारे पास आ जाएगी बात इलेक्ट्रिक फील्ड की। मैग्नेटिक की अगर बात करें तो द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन विच हैव अट्रैक्ट और रिपेल अदर मैग्नेट को करे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो याद रखें, हम लोगों ने सबसे पहले बताया कि व्हाट इज फील्ड, हमने ओरिजिन ही फील्ड से ली। और अब यहां पे हमारे पास जो टॉपिक है वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक हमारे पास
फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों के दोनों डिफरेंट लफ्ज हैं। अच्छा, मैं आपको ना एक कंफ्यूजन सभी बच्चों की रिजॉल्व करता हूं। कुछ के शायद जहन में हो, उनके टीचर ने बताया हो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर क्रॉस टू ईच अदर। ठीक है, मानने वाली बात है, मानी भी जाती है। बिकॉज कुछ बच्चे लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ओनली वन डाय। ओए भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इमेजिनरी है। ठीक है, वो इमेजिनरी है सारी की सारी। लेकिन ये जो लफ्ज लिख देते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नहीं, बल्कि यहां पे लिखना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्योंकि जिधर फोर्स लग रही होगी चार्ज की, इंटेंसिटी भी उधर होती है। अब जो ये लिख देते हैं और हम नंबर काट दें तो आगे कहते हैं सर ने नंबर काट दिया। और नंबर इसलिए काटा है कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है, एक नंबर देना पड़ेगा। तो अगर आपको प्रॉपर चाहिए होंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको ये फिक्रा लिखना पड़ेगा कि बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, एफएससी की ही बात है कि ये आपको प्रॉपर तौर पर एक्सप्लेन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने मैंने बात की इलेक्ट्रिक सर फील्ड। जी जी। सर इस पॉइंट को दोबारा रिपीट कीजिएगा अभी काइंडली अभी आगे मैंने नेट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हुआ। पढ़ाना है ना। एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ सोर्स यानी पॉइंट चार्ज से मैयर की जाती है, टेस्ट चार्ज से मैयर की जाती है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसी चार्ज के गिर्द हम डॉटेड लगा देते हैं, वो इमेजिनरी है। आपकी बुक लिख रही है इसके मुतालिक, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो सी हैं वो इमेजिनरी है। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट चार्ज रख देते हैं, फिर इंटेंसिटी बढ़ती है। फिर इंटेंसिटी बढ़ती है ड्यू टू सोर्स, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं। गुड़िया, लेके चलते हैं बेटा इस बात को आगे। मैंने एक्सपीरियंस सर। यहां पे लिखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन आर स्पेस अराउंड अ सोर्स चार्ज। ठीक है, इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। रीजन हमारे पास रीजन है या फिर स्पेस है। वही बात, डेफिनेशन पहले भी बताई। अराउंड, अराउंड हमारे पास सोर्स चार्ज, अराउंड अ सोर्स चार्ज source charge in which a test charge। अब टेस्ट चार्ज की हकीकतें भी सुनिएगा। टेस्ट चार्ज experiences an electric force, electric force is called electric field of source charge, is called, हमारे पास मैं प्रॉपर लिख देता हूं ताकि मैं फिर इसी बात से वो आपका पॉइंट क्लियर करवाऊं। is called, is called electric electric field of the source charge। ये गारंटी है कि यहां से आपके जो नगर नोट्स बन गए ना, आपको किसी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की, ये गारंटीड बात है। अब आगे दो पॉइंट पहले लिख लें। याद रखें, हमारे पास इट इज
It is an intrinsic property, intrinsic property of charge to have electric field around it। अब ये जो किसी चार्ज के गिर्द जो हमारे पास स्पेस होती है, सारी की सारी इमेजिनरी है। सर इमेजिनरी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होती है? बुनियादी प्रॉपर्टी, ठीक है, जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, बुनियादी तौर पर जो प्रॉपर्टी होगी वो हम फिर लिखते हैं ना, आगे लिखते हैं सारी की सारी। अगला पॉइंट लिखेंगे आप लोग, इलेक्ट्रिक। अब सारी बातों में आपको ही आप पूछूंगा कि इसमें कौन से पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी। इमेजिनरी लाइंस होती हैं टू, ओहो लिख लो, visualized the electric field। याद रखिएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, मैग्नीट्यूड चार्ज के। याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के मुतालिक ये अगला पॉइंट भी लिख लें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से शुरू होती है। प्रॉपर्टी भी साथ ही लिख देता हूं ताकि आप लोगों को पता चल जाए, लेकिन हम लोग, मैंने तो एंड पे ही लिखनी थी लेकिन लिखते जाएं आप लोग के इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास लाइन ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव। हाँ एयरपोर्ट छोड़ जाना है। कहाँ पे? एयरपोर्ट। एयरपोर्ट किसको? अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट बेटा, एक मिनट। अच्छा, डॉक्टर साहब हसन जा रहे हो? एक मिनट बेटा। आपके ही टीचर प्रोफेसर अदनान साहब थे जो बायोलॉजी आपको पढ़ा रहे हैं। सो वो आगे थे, तो मुझे उनके साथ बस चले गए हैं। सच सच कंटिन्यू करें। अच्छा, तो बात कर रहे थे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन
ये तो पता है, आपने पढ़ी है, मैं अब जल्दी जल्दी रिपीट कर देता हूँ कि पॉजिटिव से शुरू और नेगेटिव में एंड, लाइन क्लोजर होती हैं, फील्ड स्ट्रांग होता है, और लाइन पाथ फर्दर अवे होती हैं तो फील्ड वीक होता है। टेंजेंट टू फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी पढ़ा है कि नो लाइन क्रॉस टू ईच अदर बिकॉज ई हैव ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। ई लिखते हैं, ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हैव ओनली वन डायरेक्शन। और याद रखें, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन रिमेन सेम द फील्ड इज यूनिफॉर्म, और अगर डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस डज नॉट रिमेन सेम तो फील्ड नॉन यूनिफॉर्म। ये एक पॉइंट लिख देता हूं एक्स्ट्रा, जो कि आप लोगों ने एक्स्ट्रा पॉइंट अगर कोई आता है तो वो मैं आपको जरूर मेंशन कर देता हूं। इफ द हमारे पास, बाकी आपने इसमें ऐड कर लेनी है अपनी बुक से, नोट्स अच्छे खूबसूरत बनाने हैं। ये जब आप सारे लिखेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको गिफ्ट दूंगा, गिफ्ट एमसीक्यूज ज्यादा वाले। बिटवीन द लाइंस, लाइंस हमारे पास रिमेन सेम, द फील्ड इज, द फील्ड इज यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म कैसा होता है ये मैं आपको यहां पे बना देता हूं कि ये फील्ड यूनिफॉर्म इस तरह हमारे पास ऐसे आएगा, और इससे सवाल कैसा बनता है ये मैं अभी फिक्रा पूरा करने के बाद। और अगर हमारे पास एंड इफ हमारे पास द द डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स डज नॉट remain same, uh, the field is non यूनिफॉर्म। अच्छा, वो किस तरह होता है और यहां से सवाल कैसा बनता है ये भी बताता हूं। ये कुछ यूं है कि ये हमारे पास उसकी डायग्राम बन जाएगी कुछ इस तरह से। अच्छा, सवाल क्या था, एक क्वेश्चन ऐसा भी था कि ये हमारे पास कुछ, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखें। अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, क्वेश्चन देखिएगा, अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड ऐसे आया हुआ था, मैं बना रहा हूं ये, और ये हमारे पास, ठीक है। और इस क्वेश्चन में जरा क्वेश्चन को जरा तेजी से समझिएगा कि अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में पॉइंट बना लेते हैं, यहाँ पे ए बना लेते हैं, इस पॉइंट पे बी बना लेते हैं, बी, और इधर हम लोग सी बना लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट को थोड़ा सा ए वाले पॉइंट, ए वाला पॉइंट ही सारा उड़ गया है, और गलती हुई, ठीक है। ए ए वाला पॉइंट भी इधर ले लेते हैं, ताकि थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं ए वाला पॉइंट। तो कहता है, अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड शोन इन फिग विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे होगा। तो आप लोगों ने अल्फा। अल्फा यानी ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा है, और उसकी रीजन आपको मैंने बताई थी कि जो भी चार्ज पॉजिटिव से आपको पता है कि ओरिजिनेट होते हैं और नेगेटिव में एंड होते हैं, ठीक है। तो जो पॉइंट, जिस पॉइंट पे
करीब होगा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास ज्यादा, और कंपेयर किया जाए तो ए के बाद सी पे, और सी के बाद बी पे। ठीक है, इस तरह इलेक्ट्रिक। तो एक बात इधर ही आप लोग याद रख लीजिएगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये आपने बुक पे पढ़ा है कि ये इंट्रोड्यूस किस अंकल ने करवाया था? माइकल माइकल फैराडे। फैराडे। दिया था उसने। फिर एक बात और याद रखें कि पॉजिटिव, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइन, ये हमारे पास क्या है, आउटवर्ड होती हैं, और रेडियल भी होती हैं। रेडियल के हमारे पास हर अतराफ में इक्वल डिस्टेंस होगा। आउटवर्ड होती हैं और रेडियल। और नेगेटिव ये क्या आ जाएगी? आउटवर्ड, यहां पे लिख देते हैं आउटवर्ड्स हमारे पास पॉजिटिव चार्ज की, आउटवर्ड एंड रेडियल। और नेगेटिव चार्ज की इनवर्ड, और हमारे पास रेडियल होंगी। और बोर तो नहीं हो रहे, थके तो नहीं है ना? मैं तो बिल्कुल नहीं, सुबह 9 बजे से पढ़ा रहा हूं मुसलसल आप लोगों नो को। सर। तो ये इनवर्ड होंगी हमारे पास, इनवर्ड, और रेडियल भी होंगी। इनवर्ड, अरे फिर तेनू मसला पै गया मुंडिया, बाज ना आई। इनवर्ड होंगी और रेडियल होंगी। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले मुझे बताना पड़ेगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब यहां से फील्ड मैंने एक्सप्लेन किया, अब मुझे पहले एक्सप्लेन करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ ओए यार वेख ले, फिर तू ना चवला मारन आपे हैं मुंडिया। ये काके ओ ना करया करो, ना करया करो। हम्म, ये मेरा नुकसान कोई नहीं होना, ਤੁਹਾਡਾ ही है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ, या फिर इसको इंटेंसिटी बोलते हैं। चलो जी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी, मैंने यहां पे इसको लिखने शुरू करने लगे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट हम लोगों को पता है कि डिफाइन कैसे करते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स फोर्स हमारे पास पर यूनिट पॉजिटिव यूनिट चार्ज, और ये जो सा है ना, ये हमारे पास टेस्ट चार्ज है। ये टेस्ट चार्ज, चार्ज के मुतालिक सुने प्लीज। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, और याद रखें कि इस पे चार्ज अप्रोक्सीमेटली जीरो होता है, और इसकी इंटेंसिटी भी अप्रोक्सीमेटली जीरो होती है। मिसाल के तौर पर आप लोगों को ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जब आप किसी भी प्लग में लाइट आ रही है कि नहीं आ रही, कैसे पता करेंगे आप लोग? टेस्टर से। अब यार वहां पे एसी नहीं लगा के कर सकते? कर सकते। यानी हमें मतलब ये है कि हमें लाइट का ज़या करना जरूरी नहीं है, लाइट ज़ाया नहीं करनी।
बल्कि सिर्फ चेक करना है कि इस वायर में करंट है कि नहीं है। इसी तरह किसी चार्ज के गिर्द फील्ड को देखने के लिए हमें टेस्ट चार्ज, जिस पे चार्ज अप्रोक्सीमेटली जीरो होता है और इंटेंसिटी बी जीरो होती है। याद रखें यहां पे अहम पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिंबल लिख रहा हूं, एक हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। और इसमें याद रखने वाली बात क्या है, एंड इट्स डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन हमारे पास अलोंग, along the direction of force, along the direction of force। मतलब ई हमारे पास पैरेलल होती है एफ के, और इनके दरमियान एंगल 0 डिग्री होगा, एंगल 0 डिग्री होगा। अब यहां पे देखें हमारे पास ये क्या बात की, ए ई इंटेंसिटी। हम लोगों ने, आप लोग अगर प्रीवियस टॉपिक पे जाएं तो क्यू नॉट, क्यू नॉट के मुतालिक बड़ा, तो कूलम फोर्स में हम लोगों ने बड़ी ही मजे की बातें की, और जिसको अभी पहले एक्सप्लेन करेंगे और फिर आगे जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज में हम लोगों ने पढ़ा था कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, और ये आर वेक्टर, आर यूनिट वेक्टर, सॉरी, आर यहां पे यूनिट वेक्टर, आर यहां पे यूनिट वेक्टर। अब यहां पे क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसल, रिमेनिंग क्या बच गया, के क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर, और आर यूनिट वेक्टर हमारे पास। और अगर इट्स मैग्नीट्यूड देखना पड़े तो मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का ये मैग्नीट्यूड हम लोगों ने देखा, वो आ गया के क्यू ओवर क्यू ओवर, हमारे पास क्या आएगा, क्यू ओवर आर स्क्वायर। अब यहां पे दो बातें निकली, दो बातें कौन सी आई, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ई का आर के स्क्वायर से इनवर्स रिलेशन। अब इसी से रिगार्डिंग ग्राफ हम जो फोर्स पे किए वो ही इधर एक्स और वाई, पहला ग्राफ अगर इंटेंसिटी और चार्ज के दरमियान देखेंगे तो ग्राफ की नेचर स्ट्रेट बनेगी। दूसरा ग्राफ अगर इंटेंसिटी और हम लोग ये यहां पे ई और किसके दरमियान, आर के इक्वल, सिंपल आर, तो ये ग्राफ डीप स्ट्रीपर होगा। मैंने ये बताया कि ये डीप हमारे पास स्टीपर होगा, और यानी डीप स्टीपर, और इसको हम बेसिकली इस शेप को बोलते हैं हाइपर बोला, हाइपरबोलिक शेप होती है। और अगर हमारे पास ये ग्राफ कुछ यूं आ जाए कि ई और आर का स्क्वायर आ जाए, तो
फिर मेरे बच्चों ये लेस स्टीपर होगा, लेकिन होगा हाइपरबोलिक ही आएगा। और अगर यहाँ पे हमारे पास लास्ट ग्राफ ई, और ये मैंने आपको कूलम में भी करवाई थी बात, ई ओवर 1/r² लिया जाए तो फिर ये ग्राफ यूं स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। ये बात अपने माइंड में जरूर रखिएगा। लेकिन लेकिन अहम बात, यहां पे हमने ये लिखा कि एफ ई इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू के, ये देखिएगा प्लीज, ई इज इक्वल टू E इज इक्वल टू के क्यू ओवर r², और वेक्टर फॉर्म थी इसकी r कैप। और फिर यार मैंने आप लोगों को ये भी तो बताया था कि यहाँ पे r यूनिट वेक्टर किसके इक्वल है, वेक्टर एंड वेक्टर मैग्नीट्यूड के। तो ये भी तो फॉर्मूला यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, E इज इक्वल टू के और Q ओवर ये R हमारे पास क्या आएगा, क्यूब और R वेक्टर, R वेक्टर। अब देखें, हमें पता है कि जो इसका एस आई यूनिट अमूमी तौर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का न्यूटन पर कूलम है, जो कि इक्वल होता है वोल्ट पर मीटर के। और इन टर्म ऑफ बेस, अगर इन हमारे पास टर्म्स ऑफ बेस यूनिट भी देखा जाए तो फिर हमने देखा कि न्यूटन तो इक्वल होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। और हमारे पास कूलम एम्पेयर सेकंड के इक्वल आ जाएगा, एम्पेयर सेकंड के एम्पेयर पर सेकंड के इक्वल आ जाएगा। यानी यहां पे आ जाएगा पर एम्पेयर, पर एम्पेयर पर सेकंड, वो क्योंकि पर कूलम है इस वजह से हम कूलम एम्पेयर सेकंड के इक्वल। तो बेस यूनिट क्या बन जाएगा बेटा, फिर तो सेकंड होगा ना। हाँ जी, किलोग्राम, किलोग्राम हमारे पास मीटर पर सेकंड क्यूब, और पर एम्पेयर हमारे पास बेस यूनिट आएगा, बेस सर यूनिट। जब वो इनवर्स में है कूलम तो फिर सेकंड तो नेगेटिव में नहीं होगा। अरे मेरी पुत्र नहीं, ए देख ना, कम कूलम किरे इक्वल है एम्पेयर सेकंड के। अब जब मैं इसके ऊपर पर, अरे पर ला दांगा तो इन्हों दोवां पासे भी तो पर लग जाएंगे ना, हैं कि नहीं लगनगे पर, कटने नहीं पार तुसी, ठीक है, जी ठीक है। ओके। अच्छा, आगे देखें, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज। ये बात तो मैंने बता दी यहां पे कि डिपेंड करती है किसके ऊपर, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के और डिस्टेंस के। लेकिन क्या सर ऐसी चीज है जिस पे ये इंडिपेंडेंट है? चले मैं ये दोनों फिक्रे ऐसे लिख देता हूं, ये जरा अहम फिक्रे हैं, जरा दो ये लिखना जरूरी है कि इलेक्ट्रिक, हम लोगों ने कॉलेज में भी सिंपल सी बातों में इसको करके तो चल भाई अगला टॉपिक, इलेक्ट्रिक फोर्स, सॉरी, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ चार्ज, ऑन अ चार्ज, electric force on a charge only depends upon
मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, लेकिन it is independent of, independent of mass, mass पे, वेलोसिटी पे, फोर्स की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फोर्स की वेलोसिटी, आर कह लें कि डायरेक्शन, इस बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, चार्ज हमारे पास पार्टिकल। अच्छा, कैसे? सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे। नंबर 1, ये जो मैंने बात लिखी इसको जरा देखें। ये हमारे पास एक फील्ड है, पैरेलल फील्ड को रख लेते हैं, ठीक है। अरे बच्चों, अगर मैंने यहां पे पॉजिटिव चार्ज रखा, तो पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज, फॉर पॉजिटिव चार्ज के लिए पहला मैं यहां पे हिंट बना लेता हूं, फॉर पॉजिटिव चार्ज के लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए हम लोगों ने देखा वो क्या आया कि इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स पैरेलल होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के, और एंगल थीटा इनके दरमियान 0 डिग्री। दूसरा पॉइंट हमारे पास ले लेते हैं, दूसरा पॉइंट, और उसको कह लेते हैं फॉर नेगेटिव, हमारे पास नेगेटिव चार्ज के लिए। अब नेगेटिव चार्ज के लिए यूं देखें, ये था फील्ड हमारे पास। अब यहां पे अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव चार्ज रख दूं, तो ये क्या हो जाएगा, एंटी पैरेलल, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एंटी हमारे पास पैरेलल होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के, और एंगल इनके दरमियान 180 डिग्री होगा। तो अब इलेक्ट्रिक फोर्स, एक पॉइंट याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, यहां पे बात सुनिएगा प्लीज प्लीज प्लीज, याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रिक हमारे पास फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स कैन एक्सलरेट, एक्सलरेट करवाएगी, एक्सलरेट, छोटा सा एमसीक्यूज, एक्सलरेट, छोटा सा एमसीक्यूज अपने माइंड में रखिएगा। एक्सलरेट, इस बात का मतलब डीसलरेट, डीसलरेट, डीसलरेटेड, एंड हमारे पास डिफ्लेक्ट, डिफ्लेक्ट द चार्ज पार्टिकल, चार्ज हमारे पास पार्टिकल। इसका मतलब देखो, अगर
सपोज कर ले, ये मैं इधर साइड पे, ये एक प्लेट है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रख दूं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, किसी वजह से पॉजिटिव चार्ज को इस तरफ मूव कर दूं तो इसको डिसलरेट करवाएगी। लेकिन अगर मैं यही चार्ज इस तरफ मूव करवाऊं तो एक्सलरेट करवाएगी। अब अगर इसको मैं यहां से बाहर से फेंकूंगा तो पॉजिटिव चार्ज रिपेल करता जाएगा, तो डिफ्लेक्ट करती जाएगी, रिपल्शन की वजह से इस तरह का ग्राफ बन जाएगा, इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। तो हम लोग इन केस कुछ कर लेते हैं, क्विज कर लेते हैं। किस तरह, कैसे? जब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होती है, तो मैं कह सकता हूं इस सूरत में ये इसकी वेलोसिटी पैरेलल होगी फोर्स से, तो फिर ई की डायरेक्शन भी यही हुई, तो मैं कहूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सलरेट इस केस में चार्ज को करवा रहा है। लेकिन अगर यही चार्ज को मैं इस तरफ इसके ऑपोजिट साइड में मूव करवाऊं, यानी वेलोसिटी इसकी एंटी पैरेलल कर दूं इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो फिर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड डिसलरेट करवाएगी। और अगर मैं इसी चार्ज को इसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर कर दूं, ये तीन बातें इधर से निकल गई। इफ वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर क्या करेगा? डिफ्लेक्ट करेगा, फिर डिफ्लेक्ट करेगा, फिर डिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन इसी का उल्ट अगर नेगेटिव चार्ज के लिए देखें, तो नेगेटिव चार्ज के लिए, ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज इस तरफ मूव कर रहा है। क्या है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन? तो ये ब्लैक वाली आपको दिखाई दे रही है, ये आपको पता है। लेकिन व्हेन वेलोसिटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इसकी वेलोसिटी को, ये मैं ग्रीन वाले के साथ ही कर रहा हूं कि पैरेलल कर दी वेलोसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? डीसलरेट। और जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के इलेक्ट्रॉन को इस तरफ मूव कर दूं एंटी पैरेलल, तो फिर एक्सलरेट करे। परपेंडिकुलर केस में आइदर इलेक्ट्रॉन है, आइदर हमारे पास प्रोटॉन है, दोनों के दोनों डिफ्लेक्ट ही करेंगे। होप सो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया कि हमारे पास। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर ये जो आपने बताया था कि वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो, एंटी पैरेलल हो तो एक्सीलरेट होती है, डिसलरेट होती है, वो वाला अगर पॉइंट दोबारा बता दें तो। देखो मेरी बात सुनो, सपोज कर लें, ये मैं एक तीन डायग्राम डिफरेंट डिफरेंट सी बनाने की कोशिश करता हूं कि ये पहली डायग्राम है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक, और ये हमारे पास दूसरी डायग्राम बना दी, जरा गौर से देखिएगा, और ये एक तीसरी, तीनों केस ही कर देते हैं। ये अब ये ब्लैक वाली डायरेक्शन किसकी है? इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब फॉर पॉजिटिव चार्ज के लिए, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी हमारे पास, ये तवज्जो भाई, ये वेलोसिटी है, और इसी तरफ इसने मूव करना है, क्योंकि ये वाला, इसको कंसीडर कर लें, ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है, तो इसमें मूव करना है। तो फोर्स हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इस सिनेरियो में हमारे पास क्या करेगा? एक्सलरेट करेगा, एक्सलरेशन बढ़ेगा, एक्सलरेट होगा, बढ़ जाएगी, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ दौड़ के जा रहा है। लेकिन इधर ये पॉजिटिव चार्ज है, अब इसको वेलोसिटी की गई, इस तरफ ये वेलोसिटी है, ठीक है,
लेकिन बात याद रखना कि इस पे फोर्स जो सी है वो इस तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पैरेलल होते हैं। अब इसको मैंने एंटी पैरेलल करवा दिया, एंगल 180 डिग्री कर दिया इसके दरमियान, तो यहां पे डीसलरेट होगा। डी हमारे पास सेल रेट होगा। और अगर मैं इसी पॉजिटिव चार्ज को यूं परपेंडिकुलर, वी वेलोसिटी परपेंडिकुलर कर दूं, तो इस सिनेरियो में फोर्स तो ऑलरेडी हमें मालूम है कि जिस तरफ इंटेंसिटी है उसी तरफ फोर्स है। तो इस केस में ये डिफ्लेक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन इसका उल्ट कर लेना। अब आपको समझ लग जानी चाहिए, ठीक है? यस सर, ठीक है। ओके, आखिरी पॉइंट। और फिर डेफिनेटली मुझे नहीं पता टाइम क्या है, मैं तो इधर सीधा सीधा पढ़ाने के मूड में हूँ, और अगर सर आ जाएं तो बता दीजिएगा। और अभी 4 बजे नहीं होंगे, तो 2 घंटे इन्नी छेती नहीं गुजरते, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। तुसी भी कह गए कि सर सिर खाई जा रहे ने। अच्छा जी, प्लीज देखें, अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ मीडियम। अभी बात की ताकि इधर ही क्लोज हो जाए, और हमारे 2 छोटे छोटे टॉपिक आज पूरे हुए। आज की इस एपिसोड में हम लोगों ने 2 छोटे मुन्ने से टॉपिक पढ़े हैं। एक हम लोगों ने कूलम लॉ के एंड वाला पॉइंट, ठीक है, और एक हम लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो प्रेजेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम ऑलवेज रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय फैक्टर। कौन सा? बाय हमारे पास फैक्टर, ये बात पहले बता चुका हूं, एप्सिलॉन आर टाइम्स। और एप्सिलॉन आर टाइम्स के मुतालिक मैंने मैक्सिमम एमसीक्यूज भी लिख दिए कि ई ऑफ हमारे पास मीडियम ये किसके इक्वल आएगा? ई ऑफ वैक्यूम ओवर रिलेटिव परमिटिविटी। यानी अगर हम लोगों को जितनी ये जो भी रिलेटिव परमिटिविटी, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, या आपको पता है कि हम लोग इसको 1/4 पाई एप्सिला नॉट एप्सिला आर क्यू ओवर आर स्क्वायर। और ये 2 बातें हो चुकी हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स भी मीडियम के रखने से रिड्यूस हुई, और इंटेंसिटी भी मीडियम के रखने से रिड्यूस ही होगी, रिड्यूस ही होगी। क्लियर? तो कल हम नेक्स्ट लेक्चर में उस्मान उस्मान साहब, ओह, जी 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 सर, जी सर, जी सर। किबला आ गए हैं? मैं पिछले 15 मिनट से बाद उफ, बा मुलायजा होकर क्लास के पीछे बैठा हूँ सबसे। पाए मेरी राइटिंग कदरे बेहतर होगी जे। ध्यान दिया कर आवाज तू अस्तगफिरुल्लाह। चैनल पहला तो मैं जेरा तू मेरे च जुल्म कर दिता है ना उस्ताद मोहतरम, वो मैं नहीं भूलता प्यार। बेटा स्क्रीनशॉट चाहिए कि नहीं चाहिए ये बता दें जल्दी जल्दी से, आपके पास 2 मिनट है। सर भेज दीजिएगा। सर अब भेज। भेजना नहीं है? जी कैसे सर है? भेज दीजिएगा। सर आप जूम इन करें, हम ले लेते हैं। लो लो जल्दी से। आए किबला, जेरा तो मैनू तुसी जनाना वार्ड च भेज दिता है ना, वो मैं बड़ा परेशान हाँ। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੁਣ मैं बड़ा इजी रिलैक्स नहीं आज टोटली बिलीव करो। बाय गॉड। कोई जी बेटा जल्दी जल्दी से ले लीजिएगा, फिर सर ने पढ़ाना है। और सर
जी, पेज नंबर 1। सर आप सर आप कुरम्स लॉ की प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू सेंड कर देंगे? अच्छा, चले। अब ऐसे ही एक ही टेस्ट इसी में से आना है, कुछ करूंगा भी और कुछ इंशाल्लाह हो जाएंगे, इंशाल्लाह, डोंट वरी बेटा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से देखें ये पेज नंबर 1। सर पेज 1 हो गया है। ओके, शुक्रिया। पेज नंबर 2। सर पेज 2 भी हो गया है। देन 3। सर हो चुका है। फाइन। 4। सर हो गया। 5। सर हो गया। शाबाश। 6। उस्मान साहब, एक बात सर हो है, गया। बच्चों जी में जी। स्पार्क है, ये बच्चे काफी आउटपुट दे रहे हैं, और आई थिंक सो अगर ये लेक्चर, मैंने जहाँ तक देखा है ना, कि ये लेक्चर नोट करते रहे और अच्छी तरह से प्रेजेंट के साथ प्रेजेंस रहे, ठीक है, हम्म। अ, तो एग्री। सर सर हो तो चुका है। यकीन माने कि ये समझ लें पोजीशन वाले बच्चे हैं। ठीक है, हम्म। ये नहीं पता इसमें नहीं अब शक। अ, अब ये क्या आ गया भाई, अच्छा चला गया। ठीक है, और अगर ये इसी तरह ही मतलब नखट्टू रहे, और आज ना मैंने ये सारे माइक वगैरह ऑन ही रखे हैं, मैं आपको पहले बता दूं, एक साहब है उनको खारिश होती रहती है, और वो थोड़ा थोड़ा आपके लिखे हुए इसमें मुझे आज थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, बाकी रिक्वेस्ट की है, मान गए तो बड़ी है। कौन? कौन है पता नहीं, कौन मैंने है? नहीं देखा, मुझे तो वो स्टाइलिश पे पता ही नहीं चलता, तो वो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम रही है, तो नहीं सवाल मैं चलो सभी सुन रहे हैं। सवालात नहीं इशू होते। असल में हाँ लेक्चर की क्रिएटिविटी नहीं डिस्टर्ब करनी चाहिए। जी, एंड पे जो मर्जी पूछ रहे हैं, जितना मर्जी पूछ रहे हैं, दरमियान में टोक कर वो सारा रिदम जो है ना वो डिस्टर्ब होता है, इसलिए हम दरमियान में सवाल पूछने से थोड़ा अवॉइड करते हैं, और तो बात कोई नहीं है। हाँ, पता इन्हें भी मैं यही समझा रहा था कि फिर रिस्ट्रिक्शन हम लगा देंगे, क्योंकि पिछले साल की तरह आपको तो पता ही है कि हम लोग फिर ये बच्चे इन्वॉल्व नहीं हो सकते ना लेक्चर में, कि सर यहाँ पे क्या लिखा हो, यहाँ पे ये वो, तो वो अच्छी चीज़ इनके